एपिक्टेटस स्टोइक विचार के टाइटन्स में से एक ने बुद्धिमानी से कहा कि हमारे पास 2 कान और एक मुंह है ताकि हम जितना बोलते हैं उससे 2 गुना सुन सकें। शब्दों में इतनी सरलता, फिर भी हमारी बातचीत की प्रकृति के बारे में इसके निहितार्थ इतने गहरे हैं। स्टोकिज्म अपनी असंख्य शिक्षाओं के माध्यम से हमें सार्थक और संतुलित बातचीत की ओर निर्देशित करने वाला एक दिशा निर्देश प्रदान करता है, लेकिन इसकी विशाल शिक्षाओं के भीतर ऐसी बारीकियां और सूक्ष्मताएं हैं जो अक्सर अधिक प्रसिद्ध पाठों पर हावी हो जाती हैं। आज हम उन 5 विषयों को उजागर करने की यात्रा पर निकले हैं जिन्हें हमारे संवादों में नज़रअंदाज करना समझदारी हो सकती है। जैसे ही हम इन कम चर्चा वाले सिद्धांतों में गहराई से उतरते हैं, अपने आप को हमारे आसपास की दुनिया में अधिक विचारशील और शांति से संलग्न होने के लिए ज्ञान से लैस करते हैं। 1. अन्य लोगों की खामियां। हम सब वहां रहे हैं, एक कैजुअल कॉफी ब्रेक के दौरान एक सभा में, या शायद एक डिजिटल चैट समूह में जहां बातचीत आसानी से कैजुअल मजाक से किसी और के कार्यों, विकल्पों या चरित्र पर चर्चा करने में बदल जाती है। गपशप का आकर्षण शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन इसमें शामिल होकर हम वास्तव में क्या हासिल करते हैं? इसके मूल में यह प्रथा हमें हमारी व्यक्तिगत विकास यात्रा से भटकाती है, हमारे दिमाग और हमारे आसपास के वातावरण में नकारात्मकता के बीज बोती है। किसी की पोशाक के बारे में बड़बड़ाना जो मानकों के अनुरूप नहीं हो सकती है। ये वार्तालाप एक संक्षिप्त, क्षणभंगुर सौहार्द या श्रेष्ठता की भावना प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे समय के साथ विश्वास और साहचर्य के बंधन को नष्ट कर देते हैं। एक आम गलतफहमी यह है कि दूसरों की खामियों पर चर्चा करने से हम अपनी खामियों के प्रति अधिक सतर्क हो जाते हैं। हालांकि इसका विपरीत होता है। बाहरी खामियों पर लगातार ध्यान केंद्रित करने से हम अपने आंतरिक विकास के बारे में शिकायत और आत्मसंतुष्ट हो सकते हैं। इसके बजाय यदि हम उस ऊर्जा को अपने व्यवहार और नजरिए को समझने में लगाते हैं तो हमें और भी बहुत कुछ हासिल होगा। और यह मार्कस ऑरेलियस के शब्दों को याद रखने लायक है। ऐसे क्षणों में इस बात पर बहस करने में अधिक समय बर्बाद न करें कि एक अच्छा आदमी कैसा होना चाहिए, एक अच्छा आदमी बने। क्या उदाहरण देकर नेतृत्व करना, अपने कार्यों और शब्दों में सद्गुण प्रदर्शित करना अधिक समृद्ध नहीं है? एक निश्चित शांति है जो सचेत रूप से गपशप या अनावश्यक आलोचना में भाग न लेने का निर्णय लेने से आती है। अगली बार जब आप खुद को ऐसी स्थिति में पाएं, तो आप बातचीत को अधिक सकारात्मक विषय की ओर निर्देशित करने पर विचार कर सकते हैं या योगदान दिए बिना केवल सुनने का विकल्प चुन सकते हैं। यह न केवल आपके मन की शांति को बरकरार रखता है, बल्कि इसमें शामिल सभी लोगों के लिए एक अधिक उत्थानशील वातावरण को भी सूक्ष्मता से प्रोत्साहित करता है। संक्षेप में, दूसरों की खामियों पर चर्चा करने से बचकर हम न केवल नकारात्मकता से बच रहे हैं, हम अपने भीतर और अपने दायरे में सकारात्मकता, विश्वास और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक सक्रिय विकल्प चुन रहे हैं। तो आपकी व्यक्तिगत संपत्ति या उसकी कमी, धन या उसका अभाव, हमारे डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया के माध्यम से एक आकस्मिक स्क्रॉल अक्सर हमें समृद्धि और क्यूरेटेड सफलता के प्रदर्शन के साथ प्रस्तुत करता है, व्यक्तिगत संपत्ति या उसकी कमी पर चर्चा करना एक अनिश्चित क्षेत्र बन गया है। एक तरफ अपने जानने वाले के साथ बने रहने का सूक्ष्म दबाव है और दूसरी तरफ कमी महसूस किए जाने का डर है। फिर भी इन चर्चाओं और तुलनाओं के पीछे भावनाओं का एक अशांत अंतर्प्रवाह है, ईर्ष्या, गर्व, असुरक्षा या कभी-कभी निराशा भी। ये सोचो, आप एक ऐसी सभा में हैं जहां मित्र अपनी हाल की छुट्टियों पर चर्चा कर रहे हैं। एक ने मालदीव का दौरा किया और एक ओवर वाटर विला में रुका, दूसरे ने पेरिस की रोमांटिक सड़कों का पता लगाया। उनकी दास्तां सुनकर रूह कांप उठती है। हो सकता है कि आप इस वर्ष छुट्टियां बिताने में सक्षम न हो या किसी और चीज के लिए बचत करना चुना हो। तत्काल प्रतिक्रिया या तो रक्षात्मक रूप से अपनी पसंद को सही ठहराने की हो सकती है, या वैकल्पिक रूप से खेल के मैदान को समतल करने के लिए पिछले अनुभव को साझा करने की हो सकती है। या एक विपरीत परिदृश्य लें, आपने हाल ही में काम पर एक महत्वपूर्ण वेतन वृद्धि प्राप्त की है या एक लाभदायक निवेश किया है। दोस्तों के साथ डिनर में वित्त का विषय सामने आता है और अपने हाल के लाभ का उल्लेख करना आकर्षक लग सकता है, पूरी तरह से अहंकार के कारण नहीं, बल्कि शायद अपनी खुशी साझा करने के लिए। फिर भी जैसे जैसे शब्द प्रवाहित होते हैं, आप शारीरिक भाषा में सूक्ष्म बदलावों को नोटिस करते हैं।
एक दोस्त की झुकी हुई आंखें, दूसरे की विनम्र लेकिन दूर की मुस्कान, एक हल्की फुल्की महफिल अचानक एक अलग ही रंग ले लेती है। इन गतिशीलता के बीच एपिकुरस की शिक्षाओं को याद करना अमूल्य है, जिन्होंने कहा था, धन बड़ी संपत्ति रखने में नहीं बल्कि कम चाहत रखने में निहित है। सच्चा धन केवल भौतिक समृद्धि नहीं है, बल्कि संतुष्टि की स्थिति है। यह हमारे पास जो है उसे समझने और उसकी सराहना करने के बारे में है, न कि जो हमारे पास नहीं है उसके लिए तरसने के बारे में है। सफलता को साझा करना और उसका जश्न मनाना अद्भुत है, लेकिन संवेदनशीलता और जागरूकता के साथ चलना आवश्यक है, ये सुनिश्चित करते हुए कि हम अनजाने में अपने या दूसरों में अपर्याप्तता या असंतोष के बीज नहीं बो रहे हैं। इसके विपरीत हम अपनी वित्तीय स्थिति से संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, सामाजिक मानकों की परवाह किए बिना। IIL स्थिति एक सशक्त रुख है। यह हमें निरंतर तुलना के भावनात्मक रोलर कोस्टर से मुक्त करता है और हमें धन के प्रति स्टोइक दृष्टिकोण विकसित करने की अनुमति देता है। पैसे के साथ अपने रिश्ते पर विचार करने पर विचार करें। क्या इस पर चर्चा करने से आपको वास्तविक आनंद मिलता है या यह मान्यता चाहने की जगह से उत्पन्न होता है? इसे पहचानने से हमारी बातचीत अधिक प्रामाणिक और सामंजस्यपूर्ण आदान प्रदान की ओर निर्देशित हो सकती है। आखिरकार, सबसे सार्थक धन हमारे बैंक खातों में नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों की गहराई, हमारे चरित्र की गुणवत्ता और हमारी आत्माओं की शांति में निहित है। 3. पिछली शिकायतें। पिछली शिकायतों का बोझ ढोने की तुलना लंबी यात्रा पर भारी बैग ले जाने के समान की जा सकती है। जितना अधिक आप पकड़ेंगे, आपकी यात्रा उतनी ही कठिन हो जाएगी। हमारे विरुद्ध की गई गलतियों को याद रखना एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है, चाहे वे बड़े विश्वासघात हों या छोटी छोटी बातें। हालांकि इन शिकायतों पर लगातार चर्चा करना या उन्हें दोहराना न केवल बोझ को बढ़ाता है, बल्कि हमें वर्तमान क्षण और उससे मिलने वाली संभावित खुशियों का पूरी तरह से अनुभव करने से भी रोकता है। एक बचपन की दोस्त एलिस की कल्पना करें, जिसके साथ आपने अनगिनत यादें साझा की हैं। फिर भी एक गर्मियों में एक गलतफहमी के कारण वह आपकी जन्मदिन की पार्टी में शामिल नहीं हो पाई। एक ऐसी घटना जिसकी आप सभी ने उत्सुकता से एक साथ प्रतीक्षा की थी। साल बीत गए और तब से आपके पास कई खुशी के मौके आए हैं, लेकिन हर बार जब आप दोनों मिलते हैं तो उस छूटी हुई पार्टी की छाया बड़ी हो जाती है। वर्तमान मित्रता और साझा बंधन का जश्न मनाने के बजाय बातचीत अक्सर उसी शिकायत पर केंद्रित हो जाती है जो रिश्ते को आगे बढ़ने से रोकती है। जैसे ही हम इन भावनाओं को नेविगेट करते हैं, सेनेका के शब्दों को याद करने से परिप्रेक्ष्य मिल सकता है। क्रोध का सबसे बड़ा उपाय देरी है। गलतियों पर आवेगपूर्वक प्रतिक्रिया करने और उन्हें हमारी स्मृति में जमा करने के बजाय खुद को संसाधित करने और प्रतिबिंबित करने के लिए समय देने से हम स्थिति को स्पष्ट, अधिक संतुलित दिमाग से देख सकते हैं। इसके अलावा समय के साथ कई शिकायतें जो उस समय बड़ी लगती थीं, अक्सर अपनी तीव्रता खो देती हैं। पिछली शिकायतों पर लगातार चर्चा करके हम अनजाने में घाव को ताज़ा रखते हैं, उसे भरने से रोकते हैं। यह किसी की भावनाओं को भूलने या कम आंकने के बारे में नहीं है, बल्कि सचेत रूप से यह चुनने के बारे में है कि पिछली घटनाओं को हमारी वर्तमान भावनाओं और बातचीत पर हावी न होने दिया जाए। यह क्षमा में, जाने देने में शक्ति और स्वतंत्रता को पहचानने के बारे में है। जब हम इन शिकायतों को दूर करते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा का बोझ कम करते हैं, बल्कि अधिक सकारात्मक अनुभवों और रिश्तों के पनपने के लिए भी जगह खोलते हैं। संक्षेप में, पिछली शिकायतों पर चर्चा करना क्षणिक रूप से वैध लग सकता है, लेकिन सच्चा विकास और शांति आत्मनिरीक्षण, समझ और अंततः उन्हें मुक्त करने से आती है। अतीत एक शिक्षक हो सकता है, लेकिन उसे हमारी वर्तमान यात्रा का चालक नहीं होना चाहिए। एक अंधेरी और तूफानी रात की कल्पना करें। आप अपने घर में अकेले हैं और आपको बाहर शोर सुनाई देता है। आप धीरे धीरे उठते हैं और अंधेरे में झांकते हुए खिड़की के पास जाते हैं। आप अपने आंगन में एक आकृति खड़ी देखते हैं। ये लंबा और पतला है, इसके लंबे लहराते बाल हैं। इसने सफ़ेद पोशाक पहनी हुई है और इसका चेहरा पीला और भावशून्य है। आप डर से कांप उठते हैं। आप वह आंकड़ा जानते हैं। ये आपके अतीत का भूत है। ये पिछले 1 सप्ताह से हर रात आपसे मिलने आ रहा है। ये आपके आंगन में खड़ा है, अपनी सूनी आंखों से आपको घूर रहा है। आपने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की है, लेकिन इसका आप पर भारी असर पड़ने लगा है। आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है और आप लगातार परेशान रहते हैं। आप जानते हैं
कि इसे रोकने के लिए आपको कुछ करना होगा, लेकिन आप नहीं जानते क्या। एक रात आप निर्णय लेते हैं कि आपने बहुत कुछ खा लिया है। आप एक बार और हमेशा के लिए भूत का सामना करने जा रहे हैं। आप अपने आप को एक बेसबॉल बैट से लैस करें और बाहर जाएं। भूत आपके आंगन में आपका इंतजार कर रहा है। ये अपने नुकीले नुकीले दांत दिखाते हुए आपकी ओर देखकर मुस्कुराता है। तुम मुझसे बच नहीं सकते, ये कहता है। मैं अब आपका एक हिस्सा हूं। आप बेसबॉल का बल्ला उठाते हैं, लेकिन भूत बहुत तेज है। ये आपकी बांह पकड़ता है और उसे मोड़ देता है। आप दर्द से चिल्लाते हैं और बल्ला गिरा देते हैं। भूत आप पर हंसता है। तुम मुझे हराने के लिए बहुत कमजोर हो, ये कहता है। मैं तुम्हें जीवन भर परेशान करता रहूंगा। भूत आप पर हमला करने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन कोई चीज उसे रोक देती है। उसके चेहरे पर एक तेज रोशनी चमकती है और वह पीड़ा में चिल्लाता है। आप ऊपर देखते हैं और अपने दरवाजे पर एक आकृति खड़ी देखते हैं। यह एक देवदूत है। देवदूत अपना हाथ उठाता है और भूत की ओर इशारा करता है। चला गया, इसे कहते हैं। भूत फिर चिल्लाता है और गायब हो जाता है। देवदूत आपकी ओर मुड़ता है और मुस्कुराता है। अब आप सुरक्षित हैं, ये कहता है। आप देवदूत को धन्यवाद देते हैं और वह गायब हो जाता है। तुम अपने घर के अंदर वापस जाओ और दरवाज़ा बंद कर लो। आप अभी भी सहमे हुए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप सुरक्षित हैं। देवदूत कोई और नहीं बल्कि आपका ही मन का एक हिस्सा है जो आपकी हमेशा रक्षा करता है। बस आपको उससे अपना काम करने देना होगा। जब आप सारा नियंत्रण खुद लेते हो, सारी जिम्मेदारी, आपके सभी एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेते हो, तो आप इसे ताकत देते हो। छोड़ भविष्य की भविष्यवाणी करना। भविष्य मानव मस्तिष्क अपनी अविश्वसनीय कल्पना और विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ हमेशा भविष्य की भविष्यवाणी करने के विचार से मोहित हो गया है। प्रकृति में पैटर्न को समझने से लेकर तारों में उत्तर खोजने तक हमारे पूर्वजों ने भी यह जानने की कोशिश की है कि आगे क्या होने वाला है। आज हमारे डेटा और एल्गोरिदम के युग में सुश्री वह खोज जारी है, यद्यपि विभिन्न रूपों में। फिर भी जबकि दूरदर्शिता और योजना सराहनीय है, हर मोड़ और मोड़ की भविष्यवाणी करने की जुनूनी कोशिश एक थकाऊ, अक्सर चिंता से भरा प्रयास बन सकती है। जैसे जैसे अनिश्चितता और चिंता की ये लहरें बढ़ती हैं, सेनेका के अवलोकन पर विचार करना उचित है। हम वास्तविकता की तुलना में अक्सर कल्पना में पीड़ित होते हैं। हालांकि सूचित और तैयार रहना व्यावहारिक और बुद्धिमानी भी है, लेकिन लगातार चर्चा करने से काल्पनिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं जो उभरते खतरों में बदल सकती हैं। अक्सर इनमें से कई पूर्वानुमानित परिदृश्य कभी पूरे नहीं होते हैं, या यदि वे होते हैं तो वे शायद ही कभी उतने चुनौतीपूर्ण होते हैं जितना कि हमारे दिमाग ने उन्हें बढ़ा दिया था। यहाँ स्टोइसिज्म हमें जो सिखाता है वह वर्तमान क्षण को अपनाने का मूल्य है। क्या होगा अगर के चक्रव्यूह में खो जाने के बजाय ये खुद को क्या है में स्थापित करने के बारे में है। हालांकि हम भविष्य के हर पहलू को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम वर्तमान में अपने कार्यों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। अंतहीन अटकलों पर खर्च किए गए समय को कम करके हम अपनी ऊर्जा को कार्रवाई योग्य, सार्थक कदमों की ओर पुनर्निर्देशित कर सकते हैं जो हमारे मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप हों। हालांकि संभावित भविष्य पर चर्चा ध्यानवर्धक हो सकती है, लेकिन संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जीवन की सच्ची सुंदरता हर सूर्यास्त और सूर्योदय की भविष्यवाणी करने में नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण के रंगों पर आश्चर्य करने में है। जो कुछ भी हो सकता है उसे अनुकूलित करने और विकसित होने की हमारी क्षमता में विश्वास है। 5. छोटे मोटे विवाद। छोटे मोटे विवाद पहली नज़र में वे हानिरहित प्रतीत होते हैं, फिर भी उनकी घातक प्रकृति हमारे मानसिक बैंडविड्थ का उपभोग करने और वास्तविक सार के मामलों से हमारा ध्यान हटाने की उनकी क्षमता में निहित है। जेना, एक महत्वाकांक्षी युवा लेखिका, यह सब अच्छी तरह से जानती है। रविवार की एक उज्ज्वल सुबह, हाथ में कॉफ़ी का ताज़ा कप लेकर वह अपने उपन्यास के कुछ अध्याय लिखने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि एक गूंजती अधिसूचना उसका ध्यान सोशल मीडिया पर एक ट्रेंडिंग विषय पर खींचती है, एक सेलिब्रिटी के नए हेयर स्टाइल पर बहस। वह एक कमेंट्स पढ़ती है, फिर दूसरी, और जल्द ही खुद को विचारों और प्रतिरायों के एक मन के सागर में नीचे गिरती हुई पाती है। घंटों बाद वह पृष्ठ जिसे वह अपनी रचनात्मकता से भरना चाहती थी खाली रह गया। उनका प्रारंभिक उत्साह एक दूर की स्मृति है,
जेना के अनुभव के आधार पर व्यापक निहितार्थों को देखना आसान है। यदि इन छोटी मोटी विकर्षणों को जारी रहने दिया जाए तो ये जमा हो सकती हैं और हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में महत्वपूर्ण बाधाओं में बदल सकती हैं। वे हमारी बातचीत को बदल देते हैं, हमारे खाली समय पर हावी हो जाते हैं और अधिक चिंता की बात यह है कि वे क्षणभंगुर, अक्सर उथले मैट्रिक्स के आधार पर हमारे आत्म मूल्य और धारणा को आकार देना शुरू कर देते हैं। एपिकुरस का ज्ञान ऐसे परिदृश्यों में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह भावना हमें याद दिलाती है कि यद्यपि हम हमेशा अपने वातावरण में विवादों की आमद को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब बात हमारे जुड़ाव की आती है तो हम बागडोर अपने हाथ में रखते हैं। सचेत रूप से यह चुनकर कि हम अपना ध्यान कहाँ निर्देशित करते हैं, हम अपने मानसिक स्थान को पुनः प्राप्त करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह उन प्रयासों के लिए आरक्षित है जो हमारी आकांक्षाओं और मूल्यों के अनुरूप हैं। हम इस विवेक को कैसे विकसित करें? इसकी शुरुआत आत्म जागरूकता से होती है। किसी विवाद में भाग लेने के पीछे अपनी प्रेरणाओं का नियमित रूप से मूल्यांकन करके हम ये समझ सकते हैं कि यह वास्तविक रुचि से है या केवल आदत से। ये सुनिश्चित करते हुए कि हम जो उपभोग करते हैं वह हमारे लक्ष्यों और मूल्यों के अनुरूप है, हमारे सूचना स्रोतों को व्यवस्थित करना भी फायदेमंद है। विवादों के अथाह सागर में डूब जाना एक विकल्प है, फिर भी जागरूकता और इरादे के साथ हम गहराई और सार की चर्चाओं में खुद को शामिल करके और हमें खींचने की कोशिश करने वाले अल्पकालिक भंवरों से बचकर इन पानी में तैर सकते हैं। विवेक की ओर यात्रा निरंतर है, लेकिन प्रत्येक सचेत निर्णय के साथ हम क्षुद्र विवादों के क्षणभंगुर तूफानों से प्रभावित हुए बिना उद्देश्यपूर्ण जीवन के करीब पहुंचते हैं। स्टोइक्स से सीखकर आप अपने जीवन और सोच को बेहतर बना सकते हैं। विकसित होने के लिए आपको सोचना होगा और अपने आसपास के ज्ञान को आत्मसात करना होगा। कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानने के लिए उत्सुक हूँ।